बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? सब लोग ऑनलाइन हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आवाज़ आ रही है सबको और वीडियो आ रही है सबको? ओके जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं आज के लेक्चर में। अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी, हमारा टॉपिक है जी अबेरेंट सेल ग्रोथ। ठीक है जी, इसमें हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे टू अबेरेंट सेल ग्रोथ, और साथ में न्यू प्लेजिया है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। न्यू प्लेजिया के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है या नहीं? कोई नॉलेज है आपको न्यू प्लेजिया के बारे में? ओके, चलें जी, ठीक है। चलें जी, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अबेरेंट सेल ग्रोथ और न्यू प्लेजिया। ठीक है जी। ओके जी। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे न्यूप्लेसिया, देन डिस्कस करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे द न्यू प्लास्टिक ग्रोथ फ्रॉम नॉर्मल अडेप्टिव चेंजेस। नॉर्मल सेल्स में किस तरह से फंक्शंस आएंगे, क्या क्या जो है चेंजेस आएंगे, तो उसके बाद जो है वो न्यू प्लास्टिक ग्रोथ में जो है वो चेंज होगा, तो उसमें हम जो है डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है जी। देन डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन मिलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर्स। ठीक है जी, ट्यूमर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। दो क्लासिफिकेशन है उसकी, एक है जी बिनाइन और सेकंड वन है जी मेलिग्नेंट। ठीक है, जो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन डिस्क्राइब द ट्यूमर्स, नोड्स, मेटास्टेसिस फॉर कैंसर स्टेजिंग। फिर हम डिस्कस करेंगे टीएनएम। ठीक है जी, जिसमें हम ट्यूमर, नोड्स और मेटास्टेसिस जो है वो डिस्कस करेंगे, और साथ में कैंसर की स्टेजिंग किस तरह से होती है, सेल जो है वो किस तरह से वो प्रोग्रेस करेगा, और उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर है जी डिस्क्राइब द रोल ऑफ फोटो ऑनकोजेंसिस एंड एंटी ऑनकोजीन टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल लाइन टू कैंसर सेल लाइन। ठीक है जी, इसमें कार्सिनोजेनेसिस जो है, यानी कि जो कार्सिनो जेनेसिस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मल सेल की ट्रांसफॉर्मेशन टू द कैंसर सेल। तो ये प्रोसेस हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नॉर्मल सेल जो हैं वो कैंसर सेल में चेंज होंगे। ठीक है जी। देन डिस्कस द प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ अबेरेंट सेल ग्रोथ। अबेरेंट सेल ग्रोथ के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन लिस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स। ठीक है जी। तो आपको जो न्यूप्लेजिया है, न्यूप्लेजिया से आपको शो हो जाना चाहिए कि इसमें हम ट्यूमर और कैंसर सेल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारा ये जो यूनिट है वो सारा जो है कैंसर से रिलेटेड या ट्यूमर से रिलेटेड जो भी इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम मीट आउट करेंगे। ठीक है जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, तो आना चाहिए आप लोगों को।
ओके, कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि जब हम ये वाला यूनिट डिस्कस करेंगे तो उसमें बार-बार आएँगी। तो सबसे पहले है जी एनाप्लेज़िया। एनाप्लेज़िया क्या होता है? सेल्स दैट लैक नॉर्मल सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफर इन शेप, ठीक है जी। ऐसे सेल्स जो कि एक तो नॉर्मल उसकी जो नॉर्मल जिस तरह उसका मेकअप होना चाहिए वैसे नहीं होगा। उसकी जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी सेल्स के अंदर की वो डिस्टर्ब होंगी, उसमें कमी होगी। दूसरा उसकी शेप जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है जी। एंड ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर सेल्स ऑफ ओरिजिन, यूजली एनाप्लेटिक सेल्स आर मलिग्नेंट। यानी कि जिस एरिया में जिस ओरिजिन कहते हैं जहाँ से सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके लिहाज से जो एक तो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके सेलुलर मटेरियल होगा उसमें चेंजेस आएंगे। दूसरा उसकी शेप में डिफरेंस होगा। तीसरा उसके जो रीजन है उसमें सेल का जो रीजन है वहाँ से उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिफरेंस आ सकता है। तो हम कहते हैं कि ऐसे सेल जो हैं वो एनाप्लास्टिक सेल्स कहलाते हैं। और नॉर्मली जो एनाप्लास्टिक सेल जो होते हैं वो मलिग्नेंट होते हैं, ठीक है जी। मलिग्नेंट का मतलब है कि वो स्प्रेड हो सकते हैं, मेटास्टाइज कर सकते हैं। देन है जी अपोप्टोसिस, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ये भी इसमें यूज़ होगी। देन है जी ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी अब क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी, डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है जी। ऐसी ब्रांच, मेडिसिन की ऐसी ब्रांच जो कि जिसमें हम स्टडी करेंगे, डिटेक्ट करेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या है और मैनेजमेंट क्या है कैंसर सेल की, उसमें सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो इस ऐसी ब्रांच को हम ऑन्कोलॉजी कहेंगे। म्यूटेशन क्या है जी? म्यूटेशन इज परमानेंट ऑल्ट्रेशन इन डीएनए विच इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट प्रोजेनी सेल्स। यानी कि इसमें क्या होगा? म्यूटेशन जीन, एक तो जीन म्यूटेशन होती है, इसमें जीन्स टोटली चेंज हो जाती हैं। इसमें क्या होगा कि डीएनए में ऑल्ट्रेशन आ जाती है जो कि परमानेंटली हो जाती है। और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है, प्रोजेनी सेल मीन जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होंगे, जो नेक्स्ट चाइल्ड होगा उसमें वो एज इट जो है फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है जी। चलें जी, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूप्लेजिया के बारे में। व्हाट इज़ न्यूप्लेजिया? इज़ एवरी एबनॉर्मल ग्रोथ इज़ न्यूप्लेजिया, ठीक है जी। कोई भी किसी भी किस्म की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो क्या हम उसको न्यूप्लेजिया कहेंगे? ज़रूरी नहीं है, हर तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो ही हम कहेंगे कि ये न्यूप्लेजिया है। अगर आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से देखें, एवरी न्यू ग्रोथ इज़ नॉट न्यूप्लेजिया, जिसमें फीटस और ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट वगैरह आ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है जी। तो किसी भी किस्म की जो न्यू ग्रोथ होगी उसको आप न्यूप्लेजिया नहीं कह सकते। न्यूप्लेजिया हम तब कहेंगे जब कोई अबनॉर्मल ग्रोथ होगी और जो है उसकी कोई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूप्लेजिया है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, जी अरूज असलम, ठीक है जी। ये डेफिनेशन है, अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो न्यूप्लेजिया इज़ अब नॉर्मल, एक तो अब नॉर्मल होगा अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट इज़ नॉट अंडर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है जी। नॉर्मली क्या होता है, जो ब्रेस्ट सेल्स हैं या फिटस का जो साइज़ है वो नॉर्मली अंडर कंट्रोल होता है और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है जी। लेकिन ऐसी ग्रोथ जो कि अब नॉर्मल होगी और साथ में अनकंट्रोल्ड होगी और जो कि फिजियोलॉजिकल कंट्रोल के अंडर भी नहीं होगी, उसको हम कह सकते हैं कि ये न्यूप्लेजिया है। उसमें बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हैं वो वर्कआउट कर लें, लेकिन वो उस ग्रोथ को जो है वो स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब इसके अलावा इसकी कुछ और स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है जी एक्सेसिव ग्रोथ, जिस पार्ट की का न्यूप्लेजिया हो रहा है जहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होगी वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ होगी, एक्सेसिव है, ठीक है जी। दूसरा है जी अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ, वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, सेल जो है वो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे और जो है अनकोऑर्डिनेशन में जो है इस तरह उसकी ग्रोथ होगी। तीसरा है जी परसिस्टेंट ग्रोथ। अब इसमें ये होगा कि कोई ऐसा स्टिमुलस या कोई ऐसा पॉजिटिव फैक्टर जिसकी वजह से सेल जो है वो नॉर्मली ग्रो कर रहे थे, अगर उस स्टिमुलस को हम रिमूव कर देते हैं तो उसके बावजूद भी वो जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होगी, ग्रोथ फिर भी कंटिन्यू रहेगी। तो इसको हम कहते हैं ये परसिस्टेंट ग्रोथ है, ठीक है जी। तीन मेन फीचर्स हैं, एक एक्सेसिव ग्रोथ होगी, दूसरा जो है जी अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ और थर्ड पे है जी परसिस्टेंट ग्रोथ। नेक्स्ट है जी न्यू प्लाज्म। न्यू प्लाज्म क्या होता है? न्यू प्लाज्म जो है
उसका मतलब है ट्यूमर या कैंसर, ठीक है जी। अगर तो इसके 2 टाइप्स हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। जो बिनाइन है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और उसको हम ट्यूमर ही कहते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट फॉर्म में होंगे, अगर तो वो मेटास्टाइज़ करते हैं, मैलिग्नेंट ज़्यादातर मेटास्टैटिक होते हैं, वो स्प्रेड हो सकते हैं और उनको हम कैंसरस फॉर्म जो है कहते हैं, ठीक है जी। ये है जी इसकी टाइप्स। न्यूप्लाज़्म जो है अब इज़ एन abnormal ग्रोथ ऑफ टिश्यू कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव अनकोऑर्डिनेटेड एंड प्रोग्रेसिव ग्रोथ, जो कि हम न्यूप्लेज़िया की डेफिनेशन में पढ़ी थी, वही आप न्यूप्लाज़्म में भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि व्हेन इट आल्सो फॉर्म अ मैस इज कॉमनली रेफर टू एज अ ट्यूमर। अगर वो मैस फॉर्म में बनाएगा, अगर एक सेल्स की एक जगह पे कलेक्शन होगी बहुत ज़्यादा और एक जो है मैसी मैसी सा आपको फील होता है, टच करने से हार्ड सा फील होगा, फर्म फील होगा, तो उसको हम कहते हैं ये ट्यूमर है, ठीक है जी। और उसमें बिनाइन होगा तो ट्यूमर कहेंगे और अगर मैलिग्नेंट है तो उसको हम कैंसर फॉर्म में कह सकते हैं। ये एक कंपैरिज़न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को सबको आना चाहिए कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं तो हमारा उनका किस तरह से जो है डिफरेंसेस है आएँगे, ठीक है जी। सबसे पहले है जी स्ट्रक्चर। बिनाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? रिज़ेम्बल रिज़ेम्बलेंस टू नॉर्मल सेल वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है जी। जो बिनाइन का स्ट्रक्चर है, जिस तरह के नॉर्मल सेल्स होंगे उसी तरह से मिलता-जुलता होगा और उसके प्रॉपर जो है वेल डिफरेंशिएटेड होगी, प्रॉपर बाउंड्री होगी और वो जो है डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट क्या है, वो अबनॉर्मल होंगे, लेस सिमिलैरिटी टू नॉर्मल सेल्स, एनाप्लास्टिक होंगे। जो मैलिग्नेंट होंगे, जो कैंसरस सेल होंगे, वो ज़्यादातर एनाप्लास्टिक होंगे, उसकी शेप में भी डिफरेंस आएगा, उसके साइज़ में भी डिफरेंस आएगा, उसके अंदर जो स्पेसिफिक जो सेलुलर मटेरियल है उसमें भी कमी आएगी। ग्रोथ रेट अगर आप बिनाइन का देखिए तो स्लो है, वो स्लोली स्लोली होंगे, लेकिन मैलिग्नेंट का जो है वो रैपिड है, ठीक है जी। माइटोसिस जो है बिनाइन में फ्यू है और मैलिग्नेंट में रिलेटिवली कॉमन है। ग्रोथ अगर बिनाइन में देखें तो यूजुअली एक्सपेंसिव है, यानी कि वो जो है एक्सपैंड फॉर्म में होती है, ठीक है जी। बाहर की तरफ एक्सटर्नल ग्रोथ जो है एक घड़ा नुमा जो है वो आपको शो होगा, जहाँ पे भी ट्यूमर जो है वो ओरिजिनेट हो रहा होगा कि बाहर बाहर की तरफ जो है निकला हुआ होगा। लेकिन मैलिग्नेंट जो है वो इन्वेसिव हैं और ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं ज़्यादातर, ठीक है जी। ग्रोथ ड्यूरेशन बिनाइन की अगर आप देखें मे स्टॉप ग्रोइंग, ठीक है जी, लेकिन मैलिग्नेंट रियली स्टॉप ग्रोइंग। मैलिग्नेंट जो है वो इसलिए मेटास्टाइज करते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है और वो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप करे। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि बाहर उसकी आउटर कवरिंग जो है बनाना, बाउंड्री बनाना। तो बिनाइन में जो है बाउंड्री होती है लेकिन मैलिग्नेंट में नहीं होती। मेटास्टेसिस का मतलब है स्प्रेड होना, साथ वाले एरियाज में, साथ वाले ऑर्गन्स में या किसी और एरिया में स्प्रेड होना। तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो स्प्रेड नहीं होते, वो जिस एरिया में ओरिजिनेट होंगे उसी एरिया में रहेंगे और वहाँ पे उसका साइज बड़ा होता जाएगा। लेकिन जो है वो साथ वाले ऑर्गन में वो स्प्रेड नहीं होंगे। लेकिन मेलिग्नेंट जो हैं वो उनका स्प्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा डेंजरस जो है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इफ़ेक्ट ऑन होस्ट। अब जो पेशेंट है वो होस्ट है, ठीक है जी। तो पेशेंट पे उसके क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, अगर हम बिनाइन के देखें तो स्लाइट हार्म है ड्यू टू लोकेशन और कॉम्प्लिकेशन, ठीक है जी। स्लाइट हार्म है, कम है। इसके अलावा मैलिग्नेंट जो है उसका बहुत ज़्यादा हार्म है, सिग्निफिकेंट हार्म है ड्यू टू इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, क्योंकि वो एक तो इन्वेड कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स में जा रहा है, दूसरा जो है वो स्प्रेड हो रहा है। तो उसके ना ज़्यादा सीरियस जो है कॉम्प्लिकेशन जो है वो मैलिग्नेंट फॉर्म में आती हैं, ठीक है जी। देन है जी बिनाइन ट्यूमर नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन जो है इसकी वो बेसिस करती है ऑन द रीजन, यानी कि किस रीजन से जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। दो तरह के रीजन होते हैं, एक मेसेनकाइमल रीजन है, एक एपिथेलियल रीजन है। मेसेनकाइमल रीजन जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं उसमें आपने याद रखना है यूजुअली पुट्स सफिक्स ओमा एट द एंड, यानी कि ओ एम ए जो है एट द एंड जो है एंड पे जो है ना ओमा आएगा, तो इसका मतलब है ये मेसेनकाइमल बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है जी। अगर फाइब्रस टिश्यूज में होंगे तो उसको हम नेम देंगे फाइब्रोमा ओमा, ठीक है जी। देन बोन्स में है तो हम उसको ओस्टियोमा कहेंगे, कार्टिलेज में है तो कॉन्ड्रोमा कह सकते हैं।
फिर स्केलेटल मसल में है तो रेब्डोमायोमा, स्मूथ मसल में है तो लियोमायोमा, लिम्फेटिक्स में अगर लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व है तो फिर लिम्फ एंजियोमा कहेंगे। अगर ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो गई हैं तो फिर हम उसको हीमेंजियोमा कहेंगे। ठीक है जी। अगर मिनेंजीज इन्वॉल्व हैं तो मिनेंजियोमा कहेंगे। यानी कि ओमा जो है सबसे पहले टिश्यूज का, बोन्स का, कार्टिलेज का सबका नाम बताया गया है, और जहाँ पे बिनाइन ट्यूमर होंगे उसको साथ में हमने ओमा जो है लिख के तो उसको हमने नेम दे दिया है। लेकिन अब यहाँ पे ये एक बात और कही गई है कि जो मेनिंजेस होती हैं, कुछ मेनिंजियोमा जो होते हैं वो मेटास्टाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उनको हम मेलिग्नेंट मेनिंजियोमा भी कहते हैं। इन्वेसिव मेनिंजियोमा या मेलिग्नेंट मेनिंजियोमा कह सकते हैं। एपिथेलियल और रीजन के वो हमने मेसेनकाइमल और रीजन के डिस्कस किए थे। अब कुछ एपिथेलियल और रीजन के ट्यूमर होते हैं जिसको हम इसमें भी हम ओमा ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसका जो है टाइप्स जो है वो डिफरेंट होगी है। फॉर एग्जांपल एडिनोमा, पेपिलोमा, सिस्ट एडिनोमा, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा और पॉलिप। ठीक है जी। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन ट्यूमर्स को कि ये किस तरह से ओरिजिनेट होंगे और इनकी क्या फीचर्स हैं। तो एडिनोमा जो है दोज ट्यूमर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्लैंडुलर एपिथेलियम और फॉर्मिंग ग्लैंडुलर पैटर्न आर कॉल्ड एडिनोमा। ठीक है जी। एपिथेलियम की जो है लेयर्स हैं ना, अगर आप लोगों ने एनाटॉमी में डिस्कस की हो तो लेयर्स हैं एपिथेलियम की। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वहाँ से जो ओरिजिनेट होंगे उसको हम एडिनोमा कहेंगे, और उसका जो पैटर्न है वो भी ग्लैंडुलर फॉर्म में होगा, तो उसको हम कहते हैं ये एडिनोमा है। देन है जी इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर एडिनोमा। एडिनोमा के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों के लिए याद रखना ज़रूरी है। तो अगर आप देखें, बिनाइन ट्यूमर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड शोइंग ग्लैंडुलर पैटर्न आर नेम्ड एडिनोमा। ठीक है जी। हमने पहली बात तो ये कही है कि ये जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ओरिजिनेट होंगे और ग्लैंडुलर पैटर्न ही शो करेंगे, तो उसको हमने कह दिया कि ये एडिनोमा है। लेकिन सेकंड पे अगर आप देखें, सेकंड लाइन पे, benign tumor originating from glandular epithelium एंड नॉट फॉर्मिंग ग्लैंडुलर पैटर्न आर ऑल्सो कॉल्ड एडिनोमा। ठीक है जी। अब इसमें वो जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम से तो ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्लैंडुलर पैटर्न जो है वो हर बार फॉलो करें, तो फिर भी हम उसको एडिनोमा ही कंसीडर करेंगे। अब थर्ड पे क्या है, सम बिनाइन ट्यूमर इज नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बट शोइंग ग्लैंडुलर पैटर्न, दे आर स्टिल कॉल्ड एडिनोमस। ठीक है जी। अब इसमें जो है वो एपिथेलियम ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो पैटर्न उस तरह का ही शो करेंगे, तो भी हम उसको कह सकते हैं कि ये एडिनोमास है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि तीन फिनोमेना यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ही ओरिजिनेट होंगे और उसी तरह का पैटर्न शो करेंगे। दूसरा जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ओरिजिनेट तो हो रहे हैं लेकिन वैसा पैटर्न नहीं शो कर रहे। तीसरे में है जी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से तो ओरिजिनेट नहीं हो रहे लेकिन पैटर्न वैसा ही शो कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी टाइप्स जो हैं वो एडिनोमास में फॉल करेगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके। नेक्स्ट है जी पेपिलोमा, बिनाइन ट्यूमर originating from surface epithelium growing either macro or microscopically and having finger like projection। ठीक है जी। अब पेपिलोमा को हम एक दो मेन फीचर्स हैं। एक तो ये है कि ये जो सरफेस एपिथेलियम है उससे ओरिजिनेट करेंगे, दूसरा इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो शो होंगी, तो हम कहेंगे ये पेपिलोमा है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और यूरो एपिथेलियम जो है वो ट्रांजिशनल होते हैं और वो इसमें आप जो है कर सकते हैं। तीसरा है जी सिस्ट एडिनोमा। अब सिस्ट एडिनोमा में क्या होता है कि प्रॉपर जो है सिस्ट होती है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनेशन है वो एपिथेलियल सेल्स हुई होती है, तो उसको हम कह सकते हैं सिस्ट एडिनोमा। अगर आप ये लार्ज अमाउंट में सिस्ट एडिनोमा देखें, सीरस सिस्ट एडिनोमा, ठीक है जी, सिस्ट एडिनोमा जो कि ओवरीज का अगर आप देखें तो ओवरीज में जो ट्यूमर है वो हो सकता है। ठीक है। इसमें फ्लूइड कलेक्शन होगी, सिस्ट बनेगी प्रॉपर और उसमें फ्लूइड कलेक्शन होगी, तो उसको हम सिस्ट एडिनोमा कह सकते हैं। देन है जी पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा। अब इसमें क्या होगा, पेपिलरी के नेम से शो होना चाहिए कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इसमें साथ में सिस्ट है, उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी होगी, लेकिन उसके अंदर जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी।
तो हम कहते हैं कि ये पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा है। ठीक है जी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी कवर्ड बाय एपिथेलियल सेल्स हैविंग डिफरेंट सेप्टा एंड फॉर्म्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। पॉलिप, पॉलिप के बारे में आप लोग सुनेंगे, आपने अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ रहे होंगे। पॉलिप्स हो जाते हैं, रेक्टल पॉलिप्स वगैरह, इंटेस्टाइनल पॉलिप्स जो हैं वो पेशेंट को बन जाते हैं। तो एक्चुअली पॉलिप कैसे ओरिजिनेट होंगे, तो ये है जी अब नॉर्मल टिश्यू मैस ड्राइव फ्रॉम मेकुजा एंड प्रोड्यूड इनटू द ल्यूमन। यानी कि टिश्यू जो है अब नॉर्मली तौर पर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अब नॉर्मल उनकी प्रोडक्शन होगी और वो क्या करेंगे, जो मेकुजा होगा वहाँ से प्रोट्यूड करके तो ल्यूमन की साइड पे आ जाएंगे। ठीक है जी। ल्यूमन आप जानते होंगे कि क्या होता है, एक ओपनिंग होती है। ठीक है जी। वहाँ पे एक पाथवे जहाँ से जो है सारी चीज़ें गुजर रही होती हैं, तो ल्यूमन वाली साइड पे जो है अब नॉर्मल मैस जो आ जाएंगे। और फिर जैसे ही स्टूल वहाँ से अगर रेक्टल पॉलिप से हैं स्टूल गुजरेगा तो वो इरिटेट करेंगे, वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है जी। इट्स नॉट नेसेसरली द मेलिग्नेंसी, इट कैन बी बिनाइन, मेलिग्नेंट और इन्फ्लेमेटरी। ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि वो मेलिग्नेंसी को ही शो करें, वो बिनाइन भी हो सकते हैं, मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं और इन्फ्लेमेटरी भी हो सकते हैं। इनकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है जी पॉलिप्स की। अब नॉर्मल मैस है जो कि ओरिजिनेट करके मकुजा से और ल्यूमन वाली साइड पे आ जाएगा। ठीक है जी। देन हम डिस्कस करते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। Malignant disease processes have the ability to allow the spread or transfer of cancerous cells from one organ or body part to another by। ठीक है जी। अब malignant ट्यूमर के बारे में एक इसकी मेन करेक्टरिस्टिक ये हैं कि इसमें जो है जो कैंसरस सेल्स होंगे वो बॉडी का जो एक ऑर्गन है उसमें या दूसरे ऑर्गन में जो या बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे कि मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस सेल। और 2 तरीके से जो है स्प्रेड होता है, एक है जी इन्वेजन और दूसरा है जी मेटास्टेसिस। नरजिस फातिमा क्या रिपीट कर दूँ? लास्ट वाली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया है कि पॉलिप्स होते हैं। ठीक है जी। पॉलिप्स कैसे बनते हैं, पॉलिप्स को पहले तो ये कहा गया है कि ये जो है जी अब नॉर्मल टिश्यू मैस है। ठीक है जी। और वो क्या होगा कि मकूजा से ओरिजिनेट होगा और वो ल्यूमन वाली साइड पे आ जाएगा। तो जैसे ही कोई चीज़ जो है, ये फॉर एग्जांपल अगर रेक्टल पॉलिप हैं, अगर वो वहाँ से पास करेगा, स्टूल पास करेगा, तो पॉलिप जो है वो इरिटेट होंगे और फिर वहाँ से उनको ब्लीडिंग होती है। ठीक है जी। अक्सर लोगों को रेक्टल ब्लीडिंग का जो मेन सोर्स है वो पॉलिप्स ही होते हैं। तो इसके अलावा पॉलिप्स जो हैं वो बिनाइन भी हो सकते हैं, मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं और इन्फ्लेमेटरी भी हो सकते हैं। ठीक है जी। मेलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे ट्यूमर जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड कर सकते हैं या ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है। और इसके 2 मेथड हैं जिसके थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होंगे, कैंसर सेल्स का जो है वो ट्रांसफ़र होगा। एक तो है जी इन्वेजन, सेकंड है जी मेटास्टेसिस। सबसे पहले इन्वेजन होनी है। अब इन्वेजन क्या है? Invasion, which refers to the growth of the primary tumor into the surrounding host tissue। ठीक है जी। अब occurs in several ways। अब इन्वेजन जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है। अब मेन इसमें ये होता है, जो प्राइमरी ट्यूमर होगा जिसने ट्रांसफ़र होना है उसकी जो है जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होंगे वहाँ पे उसकी ग्रोथ होना शुरू होगी पहले। ठीक है जी। सराउंडिंग जो इर्द-गिर्द के फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर है, लिवर के जो हैं वो स्प्लीन में जा सकते हैं या इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइनल के जो है डुोडेनम में है तो वो इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में मूव कर सकता है। लंग्स में अगर एक लंग्स में है तो वो दूसरे लंग्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर लेफ्ट लंग्स में है तो वो राइट लंग्स में जो है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या होगा, मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्टेड बाय रैपिडली प्रोलिफरेटिंग न्यूक्लियस में फोर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ट्यूमर सेल इनटू सराउंडिंग टिश्यू एंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब जैसे ही उसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तो उसके ऊपर एक मैकेनिकल प्रेशर आएगा। ठीक है जी। बॉडी बॉडी सेल पे मैकेनिकल प्रेशर आएगा जिससे क्या होगा कि उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ट्यूमर की वो ओरिजिनेट होना शुरू होंगी, प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगी और वो जो है सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं और इंटेस्टाइनल स्पेसेस जो हैं वहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी।
देन है जी स्प्रेड ऑफ कैंसर। अब मेटास्टाइज कैसे होगा? सबसे पहले इन्वेजन है, उसने इन्वेड किया, वहाँ पे उसकी ग्रोथ होगी, सराउंडिंग टिश्यूज में इन्वॉल्व हो गया, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसकी स्टार्ट हो गई, ब्लड वेसल्स वहाँ पे वो इन्वॉल्व कर लेगा जी। नेक्स्ट एक पिक्चर है, पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है जी। मेटास्टेसिस सेकंड स्टेज है, उसमें है जी स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम प्राइमरी इनिशियल साइट टू डिस्टेंट साइट। अब इसमें इनिशियल साइट से वो जो दूर वाली साइड होगी, डिस्टेंट साइट होगी, वहाँ पे उसका स्प्रेड स्टार्ट हो जाएगा। Tumor cells travel through blood or lymph circulation to other body areas and invade tissues and organ there। अब दो तरीके हैं जहाँ जिससे वो जो है वो ट्यूमर सेल जो है, कैंसर सेल जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। एक है जी ब्लड, थ्रू ब्लड कर सकते हैं, और दूसरा लिम्फेटिक सर्कुलेशन जो है उसके थ्रू जो है वो जा सकते हैं। प्राइमरी ट्यूमर जो होते हैं तो ओरिजिनल साइट ऑफ द malignancy, ऐसे जो कि ओरिजिनल साइट पे होंगे उनको हम प्राइमरी ट्यूमर कहेंगे। जो कि मेटास्टाइज कर रहे होंगे, एक साइड से प्रोड्यूस हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड पे स्प्रेड हो गए हैं, उनको हम कहेंगे ये सेकेंडरी ट्यूमर्स हैं, उनको हम मेटास्टेटिक ट्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब कॉमन साइट्स क्या है मेटास्टेसिस की? उसमें लिम्फ नोड्स आ सकते हैं, लिम्फ नोड्स में जो है स्प्रेड कर सकते हैं, एक नोड में हुआ दूसरे नोड में चला गया, तीसरे नोड में चला गया, ठीक है। लीवर जो है उसके जो है ट्यूमर जो है मेटास्टाइज कर सकते हैं। इसमें लंग्स में है, लंग्स के एक लंग्स में है, अपर लंग में है तो लोअर लंग में आ गया, लेफ्ट में है तो राइट में चला गया, ठीक है जी। बोन्स में स्प्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें जो है मेटास्टाइज कर सकते हैं, ये कॉमन साइट्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा 50 to 60% ऑफ ट्यूमर्स हैव मेटास्टाइज्ड बाय टाइम प्राइमरी ट्यूमर आइडेंटिफाइड, ठीक है जी। जब तक जो है प्राइमरी ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन होती है तब तक 50 to 60% जो है ट्यूमर जो है वो मेटास्टाइज कर चुके होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही कैंसर की डायग्नोसिस होती है तो ज़्यादातर केसेस में पता चलता है कि ये स्प्रेड हो चुका हुआ है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं जिनमें यही पता चलता है कि कैंसर है लेकिन ये स्प्रेड हो चुका हुआ है। कोई कम केसेस होते हैं जिनमें कैंसर जो है वो स्प्रेड ना हुआ हो तो हम अर्ली जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लें, ठीक है जी। देन है जी लिम्फ मोस्ट कॉमन एंड ब्लड आर द की मैकेनिज्म बाय विच कैंसर सेल स्प्रेड, ठीक है। लिम्फ के थ्रू और ब्लड के थ्रू है ज़्यादातर कैंसर सेल जो हैं वो स्प्रेड होंगे। मेटास्टैटिक पाथवेज मैंने आपको पहले बता दिया, लिम्फेटिक सिस्टम है उसके थ्रू होंगे, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हो सकते हैं, सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़ जो हैं आपने कैविटी पढ़ी होंगी, कौन कौन सी कैविटीज़ होती हैं, ठीक है जी। तो उन कैविटीज़ में अगर इन्वॉल्व हो गया है तो वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है बॉडी के वहाँ जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू जो है वो भी मेटास्टाइज कर सकता है। ये डायग्राम है, ये पिक्चर है, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ें, इस पे फोकस करें तो आपको जो है जो स्प्रेड है, जो मेटास्टेसिस की जो स्टेजेस हैं वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अगर आप नॉर्मल सबसे ऊपर देखें, नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ब्लड वेसल, ठीक है जी। नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम अगर आप देखते हैं तो कितनी जो है वो सीक्वेंस में है, ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और ब्लड वेसल जो है वो भी प्रॉपरली डिफाइन है और उसमें कोई भी मेटास्टेसिस नहीं है। लेकिन अब अगर फर्स्ट डायग्राम देखें उसमें है जी मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले है जी मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के कैसे जो है उसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आप देखें तो मलिग्नेंट सेल्स जो हैं वो किस तरह से जो एपिथेलियम सेल्स हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं। Some normal cuboidal cells have undergone malignant transformation and have divided enough times form tumorous areas within the cuboidal epithelium। ठीक है जी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो cuboidal epithelium है उसने उसको रिप्लेस कर दिया है malignant cells ने, और वहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है। अब आप सेकंड पिक्चर में अगर आप देखें तो ट्यूमर वेस्कुलराइजेशन है। इसमें क्या होगा कि एंजियोजेनेसिस फैक्टर जो है, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर जो है वो सिक्रीट होते हैं, वो क्या करेंगे, ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करेंगे कि जितने भी ट्यूमरस सेल्स हैं उसके अंदर जो है वो न्यू चैनल बनाएं और वहाँ पे अपनी न्यू सप्लाई जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। देन है जी थर्ड पिक्चर अगर आप देखें तो उसमें ब्लड वेसल पेंट्रेशन है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन जो है, न्यू वेसल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ट्यूमर को जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होगा कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ट्यूमरस सेल जो हैं या जो कैंसर सेल्स हैं उनकी पेंट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी।
और लास्ट पे अरेस्ट एंड इन्वेजन, और फिर आप देखें कि वो किस तरह से कैंसर सेल जो हैं वो ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे, और फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक चले जाएंगे, और वहाँ पे जाके वो मेटास्टाइज हो जाएंगे, और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके डिफरेंट अपने जो है ना वो कलेक्शन शो करेंगे, और वहाँ पे अपने अपने इफेक्ट्स शो करेंगे।
स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सबको? ओके। कुछ कॉमन कैंसर्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट कॉमन कैंसर कौन-कौन से हैं? मेन में कौन-कौन से हैं? मोस्ट कॉमन कैंसर प्रोस्टेट, ठीक है जी, प्रोस्टेट के कैंसर्स हैं, कुछ लंग्स के और साथ में कोलोरेक्टल। ये 3 मेन एरियाज़ हैं जहाँ के ज़्यादातर कॉमन जो होते हैं कैंसर्स होते हैं। अगर वुमेन में देखें तो टारगेट एरिया जो है वो ब्रेस्ट है, कोलोरेक्टल है, लंग्स हैं एंड यूट्राइन है, ठीक है जी। वुमेन्स में यूट्राइन कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर जो मोस्ट कॉमन है, लेकिन इसके साथ साथ कोलोरेक्टल और लंग्स कैंसर भी हो सकते हैं। लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सबसे पहले है जी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है जी। सा आवाज़ क्यों नहीं आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन जो है लीडिंग कॉजेज़ जो है डेथ की हैं। तो अब अगर आप देखें इसमें सबसे ज़्यादा तो कैंसर जो है वो भी टोटल 8% जो है वो डेथ कॉज़ करेगा, ठीक है जी। हमने ये डिस्कस किया इसमें। चलें जी, ये नेक्स्ट यहाँ से हम जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर लेंगे। अटेंडेंस टाइम है, मैं अभी आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आज के लेक्चर में तो आप लोग पूछ सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम मंडे को मिलेंगे, फिर नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर किसी को कोई इशू हो तो आप लोग जो है वो राइट डाउन कर लें, और फिर हम जो है इसको इंशाल्लाह मैं आपको आपकी सारी क्वेरीज जो है दूर कर दूँगी। ठीक है।